ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, खबर गवाह में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं, पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। अब आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ईडी के छापे को लेकर राजनीति के मैदान में संग्राम छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकाल रही है। ममता बीजेपी पर लगातार बरस रही है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है। एक तरफ ममता का मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आज ममता के खिलाफ सड़क पर है। ममता का आरोप, चुनाव से पहले ईडी के जरिए उनकी पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि छापे के दौरान पहुंचकर ममता ने संविधान का उल्लंघन किया है। ममता ने जांच एजेंसी के काम में बाधा डाला है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बवाल मचा हुआ है। ईडी के एक्शन के विरोध में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता की सड़कों पर हजारों की कार्यकर्ता ममता के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। ये विजुअल जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये कोलकाता के सड़कों की है। तो वहीं इससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। हंगामा कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जबरन उठाकर संसद मार्ग थाने में ले गई, जिस पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। ममता ने कहा कि चुने हुए सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, ये लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और रूमा पाल जो हमारी सहयोगी हैं, वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रूमा, पहले ये बताइए कि वहां सड़कों पे क्या नजारा है? अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये मार्च अभी भी जारी है? जी बता दूं, 7 किलोमीटर तक ये मार्च है और आजादपुर एडबी स्टैंड से ये मार्च निकाला है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं, उनके मंत्री हैं, सभी इस मार्च में शामिल हैं और ये मार्च बिल्कुल अभी भी चल रहा है और हाजरा मोड़ तक जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में एक बात बता दूं कि आज अदालत कक्ष में भी काफ़ी दूसरा मोड़ देखने को मिला। जैसे ईडी गई है अदालत में याचिका लेकर, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी अदालत में पहुंची थी याचिका लेकर। लेकिन अदालत कक्ष में देखा गया कि बिल्कुल अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था और अदालत कक्ष खचाखच भरा होने से बिल्कुल न्यायमूर्ति ने कहा कि जो भी इस मामले से जुड़े नहीं हैं वो अदालत से बाहर चले जाए। लेकिन देखा गया कि फिर भी वकीलों और इंटर्न्स की भीड़ जमा थी। वैसे भी हाई प्रोफाइल मामला जब भी होता है तब देखा जाता है कि अदालत में बिल्कुल भीड़ बिल्कुल उमड़ पड़ती है, वैसी ही भीड़ थी। लेकिन उस शोर शराबे में जो न्यायमूर्ति थी शुभ्रा घोष, उन्होंने कहा कि इस शोर शराबे में सुनना मुश्किल है। तो बिल्कुल ये जो याचिका थी, ईडी की जो याचिका थी, ये याचिका 14 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। और एक खबर और भी आ रही है, बता दूं कि ईडी ने इसी अभी जो मेल किया है, चीफ जस्टिस को मेल किया है कि सुनवाई आज ही हो और न्यायमूर्ति को बदल दिया जाए। इस पर अभी मेल किया है। और आप बता रही थी कि जो सड़क पर उतर आई है ममता, अभी भी ये रैली चल रही है। ममता बिल्कुल 2 बजे ममता बनर्जी पहुंच गई थी जादवपुर एडबी बस स्टैंड में और वहाँ से ये रैली चल रही है, प्रोटेस्ट रैली है। जिस तरह से ममता बनर्जी, सबने देखा कि कल ईडी जो छापेमारी कर रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी पहुँच जाती हैं और हरे फाइल के साथ निकल आती हैं, बिल्कुल आरोप लगाती हैं ईडी के सहारे बीजेपी ऐसा कर रही है, वो उन्होंने आरोप लगाया है। और साथ ही साथ हरे फाइल में उन्होंने कहा कि उनके जो प्रत्याशी सूची है, प्रत्याशी सूची के साथ साथ हार्ड डिस्क है और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज है वो सब हथियाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और उसके बाद तो मामले ने बिल्कुल तूल पकड़ लिया।
आज ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं। देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका जो इमेज रहा है बिल्कुल विरोधी नेत्री का रहा है। आज जो वो सड़क पर उतर आई हैं, बिल्कुल विरोधी नेत्री की तरह वो सामने नजर आ रही हैं और उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो कर्मी हैं, समर्थक हैं, पूरे सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ अदालत का जो नज़ारा मैं बता रही थी, अदालत का नज़ारा बिल्कुल अलग था। 14 जनवरी तक सुनवाई टाल दी गई। ईडी अभी भी जा रही है कि सुनवाई आज ही हो और न्यायमूर्ति को बदल दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी सड़क पर हैं और इसी तरह मैं बता दूं कि इस तरह से 3 FIR भी ईडी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने खुद विधाननगर जो पुलिस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन है, जहां पर सॉल्ट लेक में उन कार्यालय है प्रतीक जैन का, आईपैक का, वहां पर एक ईडी के खिलाफ FIR किया है। दूसरी तरफ जहां पर आवास है प्रतीक जैन का, जहां पर ममता बनर्जी पूरे हरे फाइल से निकली थी, वहां भी वहां पर भी उन्होंने बिल्कुल FIR बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि उस हरी फाइल के अंदर है क्या, ऐसी क्या चीज है जो ममता बनर्जी उठाकर ले जाना चाहती थी कि कहीं गलती से वो ईडी के हाथ में ना पड़ जाए। पर आप हमारे साथ अभी बने रहिए। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बवाल मचा हुआ है। ईडी के एक्शन के विरोध में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकाल रही हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता की सड़कों पर हजारों के कार्यकर्ता ममता के साथ पैदल मार्च करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं इससे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसदों ने हंगामा किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। हंगामा कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबरन उठाकर उन्हें संसद मार्ग थाने में ले गए, जिस पर ममता बनर्जी ने फिर नाराजगी जताई। ममता ने कहा कि चुने हुए सांसदों को सड़क पर घसीटा गया, ये लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और मोहित रे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मोहित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित, पहले ये बताइए 2-3 चीजें जो अब मुख्य तरीके से आ रही हैं बाहर। महुआ मोइत्रा को सबने सुना, आज उनकी बाइट्स हम लोगों ने सुनी, वो क्या कह रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी को घेर रही हैं। लेकिन अभी टीएमसी के सांसद कहां हैं? क्या वो अभी भी पुलिस स्टेशन में है? देखिए मेघा, ये सियासी ड्रामा जो है सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर, और वहां पर 8 सांसद टीएमसी के प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस जमरन इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनको लेकर आती है 10 बजे के आसपास, और 10 बजे के आसपास लेके आती। करीब 5 घंटे के बाद उनको अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है अंडरटेकिंग लेकर। लेकिन उस 5 घंटे के दौरान भी वो 8 के 8 सांसद अंदर ही प्रदर्शन कर रहे थे। बीच में उन्होंने वक्त मांगकर दिल्ली पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी टीएमसी के सांसदों ने ठीक हमारे पीछे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बरामदे के भीतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल के भीतर हुई है, उसका विरोध हम लगातार सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। यानी जो बजट सत्र आने वाला है उसमें भी टीएमसी इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको सूरत हाल बता दें, जो इस वक्त की खबर है कि टीएमसी के सांसदों को छोड़ दिया गया है अंडरटेकिंग लेके, साइन करवा के कि आपने जो प्रोटेस्ट किया उसमें अब आपको छोड़ा जाता है। 10 बजे उनको हिरासत में लिया गया था और करीब 3 बजे के आसपास टीएमसी के सांसदों को यहाँ से रिहा कर दिया गया। ठीक है, अगर सांसदों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन तो जरूर करेंगे। और ये घमासान जो छिड़ा हुआ है टीएमसी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ममता ने किया है उसके लिए उनके अगेंस्ट केस दर्ज होना चाहिए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी, और सुनवाई शुरू होने से पहले ही हुआ भारी हंगामा की वजह से जज कोर्ट रूम से निकलकर अदालत ने 14 जनवरी तक ये पूरे मामले की सुनवाई को टाल दिया। इतना हंगामा हुआ कि जज ये कार्रवाई आज शुरू कर ही नहीं सकी, उन्हें पूरी सुनवाई को टालना पड़ा। कोलकाता में छापे को लेकर ईडी सूत्रों का अब बड़ा दावा, जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। पुलिस के बल पर ममता ने अधिकारियों से दस्तावेज छीने, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र बता रहे हैं। डीजीपी ने, जो वेस्ट बंगाल के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने अधिकारियों को धमकाया, ये भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र बता रहे हैं। ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की धमकी दी उन्होंने।
तो अब समझिए कि अंदर उस वक्त ऑफिस में क्या हो रहा था जब कल की विजुअल्स हम देख रहे थे कि सीएमओ के ऑफिस के अफसर जो घुस गए थे प्रतीक जैन के ऑफिस में, और उसके बाद कुछ फाइल्स निकालते हुए वो दिखे, और सीएमओ की जो कॉन्वॉय थी, ममता बनर्जी की कॉन्वॉय थी, उन गाड़ियों में वो फाइल्स फेंकते हुए दिख रहे थे। तो अब मनोज वर्मा जो हमारे संवाददाता हैं वो भी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये पूरी क्या कहानी है जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी ने धमकाया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरों को कि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा? ये क्या हुआ था कल पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ईडी के सूत्रों ने साफ तौर पर यह बताया है कि जब ईडी की टीम प्रतीक जैन के यहाँ पर पहुंची थी उस वक्त सबसे पहले वहां पर जो इलाके के डीसीपी हैं वो पहुंचे, उसके बाद वहां पर डीजीपी पहुंचे और उन्होंने ईडी के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके बाकायदा आई कार्ड तक चेक किए कि क्या ये ईडी की टीम है या नहीं है। इसके बाद उनको ये बता दिया गया था कि यहाँ पर पीएमएलए के एक मामले की जाँच चल रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के यहाँ पर पहुँचती हैं। प्रतीक जैन का जो फ़ोन था वो अपने साथ ले लेती हैं। इसके अलावा एक जो फाइल वहाँ पर थी उसको भी लेकर के ममता बनर्जी साथ चली जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो डीजीपी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ईडी के अधिकारियों को ये तक कह दिया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उनको धमकाया गया, और जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद थे उनको भी वहाँ पर धमकाया गया। मेघा, आपको याद होगा कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साल 2019 में जब सीबीआई की जो टीम थी वो एक रोज वैली चिटफंड मामले की जांच कर रही थी, तब जो पूर्व कमिश्नर थे राजीव कुमार, उसके यहाँ पर जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तब भी ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी, धरना देने लगी थी। और आपको ये भी याद होगा कि साल 2024 में जनवरी में जब संदेश खली में टीएमसी के जो नेता हैं शाहजहां शेख, उनके यहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, तब ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। तो ये पहला मामला नहीं है कि जब कोई केंद्रीय एजेंसी कोलकाता में जांच करने के लिए पहुंची और एक सियासी बवाल हो गया। तो फिलहाल अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी के लगातार चली रही है। वहीं जो हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी उस पर अब 14 तारीख का जो समय है वो मिला है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि ईडी ये चाहती है कि उस मामले की सुनवाई आज ही हो। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला रहता है। ईडी की सुनवाई आज हो वो एक बात है, लेकिन जज को भी बदलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मनोज जी बिल्कुल, जज को बदलने की भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो मेल किया है उस मेल में क्या कंटेंट उन्होंने लिख करके दिया है और किस तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए। लेकिन जो पिटीशन दायर की थी उसमें साफ तौर पर ईडी ने ये लिख दिया था उसके अंदर कि खुद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचती है जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी, बाकायदा वो फ़ोन अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर थे, जो फाइल थी, वो अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ईडी की टीम को धमकाया जाता है, एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जाती है, एफआईआर दर्ज कर भी ली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ईडी परेशान भी है। इससे पहले भी ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ था, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी अभी लगातार चल रही है, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और पहले भी इस तरीके के जो सियासी बवाल हैं वो यहाँ कोलकाता में होते रहे हैं। जी ठीक है मनोज, आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बातचीत तो हमारी जारी रहेगी। लेकिन बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर बयानबाजी जारी है। टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी के रवैये को शर्मनाक बताया है। ईडी के रेट केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है, लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है, ये हमें बात समझ नहीं आती।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वो वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चल रही गड़बड़ी की पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर बवाल जारी है। आज सुबह दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर लहराए। मार रहा है, ईडी चोर है, ईडी लूट कर रही है और पॉलिटिकल एस्पियोनाज कर रहा है। बीजेपी सरकार ईडी को अपना दलाल हिसाब से यूज कर रहा है। टीएमसी का फाइल था, कहाँ पे था वो? टीएमसी का पॉलिटिकल ऑफिस में था। वो फाइल में क्या है? वो फाइल में टीएमसी का जितने कैंडिडेट लिस्ट है, कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे क्या काम होगा हमारे इलेक्शन का, वो हम बीजेपी के हाथ में देंगे। इसका फाइल उठा के ले गए, वो ईडी का फाइल को उठा के ले गए, हमारे खुद का फाइल को उठा के ले गए। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपका सामान कोई ले जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि आप ऐसे खड़े रहेंगे? ममता बनर्जी वो खड़े रहने में से नहीं है। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001001739 टू आईपैक। एक तरफ टीएमसी के सांसद हंगामा मचा रहे हैं दिल्ली के सड़कों पर और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां मार्च कर रही है कोलकाता में और बीजेपी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी पर। पवन गौर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन, ये बताइए कि सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं, अब सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद एक चलते हुए रेड के लोकेशन पे पहुंच के फाइल्स उठाकर, फोन खींचकर अपने साथ ले जाती है। टैंपरिंग ऑफ एविडेंस तो वो दिख ही रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रेशियस चीज थी उन फाइलों में जिससे ममता बनर्जी इतनी डरी हुई थी कि वो गलती से ईडी के हाथ में लग जाए? देखिए मेघा, अब ये पूरा मामला जो है किसी भ्रष्टाचार के मामले या कोल स्कैम के लेकर जुड़ा हुआ नहीं रह गया। अभी पूरी तरह मामला पॉलिटिकल हो गया है और चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, उसके चलते ये पूरी कवायद की जा रही है। आपको याद हो जब विधानसभा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2021 का, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी। उसके बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान आते हैं और पूरे चुनाव को जो है ममता बनर्जी वो बंगाली अस्मिता और लोकल और बाहरी के मुद्दे पर उसको ट्रांसफर बदल देती हैं और बदलने में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनाती है। तो फिलहाल जो है इस चुनाव में भी आपने लगातार देखा कि बीजेपी जो है टीएमसी को लगातार, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, घुसपैठियों का मामला हो या उसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए अत्याचार और बलात्कार, आरजी कर रेप केस, मेडिकल कॉलेज वाला हो, संदेश खाली वाला मामला हो, इन सभी मुद्दों पर ममता बनर्जी और टीएमसी को बीजेपी घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके उलट जैसे ही कल ईडी की रेड होती है और पूरे खुद वहां ममता बनर्जी पहुंच जाती है और वहां से फाइल लेके निकलती है, तो ऐसे में पूरे बंगाल में ये संदेश देने की कोशिश है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी इस पूरे जो वाकया है उसको जोड़ना चाहती हैं, फिर से बंगाली अस्मिता के वो दिखाना चाहती हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार बंगाल की मुख्यमंत्री जो एक महिला हैं उनको सेंट्रल एजेंसीज के जरिए डराना चाहती हैं, दबाना चाहती हैं और फिर से जो है विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल ममता बनर्जी जो है वो क्रिएट करना चाहती है जिससे जनता का जो ध्यान है आज बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कहीं साइड रह जाए और फिर से बंगाली अस्मिता का सवाल जो है वो चुनाव में भारी पड़ जाए। तो उसके चलते बंगाल की लड़ाई तो अब सड़कों पे आई। मैं सारे अपने सहयोगी रूमा पाल, मनोज वर्मा, मोहित दुबे और पवन गौर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमैनी का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की धमकियों का जवाब देते हुए खमैनी ने कहा है कि ईरान किसी भी हाल में अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। धमकियों पर पलटवार करते हुए खमैनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला और कहा कि ट्रंप के हाथ हजारों ईरानियों के खून से सने हुए हैं। खमैनी ने ट्रंप को अहंकार और घमंड से भरा शासक भी बताया और कहा कि ऐसे अहंकारी शासकों को उखाड़ फेंका जाएगा।
खमेनी की हुंकार, अमेरिका को ललकार। अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान। ईरानियों के खून से सने हैं ट्रंप के हाथ। जनता विदेश ताकत के बहकावे में ना आए। पूरी दुनिया पर ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी। अहंकार में डूबे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अहंकारी शासक को उखाड़ फेंका जाएगा, ये कहना है अयतुल्ला खमेनी की। और आशीष सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभी लाइव हैं इस पूरी कहानी के ऊपर। आशीष, ये बताइए, अब पलटवार अयतुल्ला खमेनी की तरफ से, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट अब जो वहाँ पर हालात जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मेगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से पैरेलल ड्रॉ करने का मन करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा मतलब ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान ने आरोप लगाया था कि वहाँ पर रिजीम चेंज किया अमेरिका ने दखल देकर के डोनाल्ड ट्रंप, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले तो आप पीस कराते हैं, गाज़ा पीस को लेकर के बहुत बात होती है। उस समय भी मुझे याद है कि मैं और आप जब स्टूडियो में बैठे थे तब ये डिस्कशन कर रहे थे कि ईरान की भूमिका क्या रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये पहले से ही एक लार्जर रणनीति थी कि एक तरफ तो ये पीस अकॉर्ड इजराइल और गाज़ा के बीच में करा करके आप नोबेल प्राइज़ के लिए अपनी जो पोजीशनिंग है उसको मजबूत करें, और फिर बाद में वहीं पर ईरान में आहिस्ता से जो एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस है उसको हवा दे करके और लोगों के प्रोटेस्ट को हवा दे करके ईरान में फिर से रिजीम चेंज की कोशिश करें। हो सकता है कि एक ऐसी लार्जर स्ट्रेटजी अमेरिका की रही हो। बहरहाल अब बात आगे बढ़ रही है। जिस तरह से सुप्रीम लीडर खमेनी सामने आए हैं मेघा, और उन्होंने खुल करके चुनौती दी है कि किसी भी तरह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ईरान टॉलरेट नहीं करेगा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जिस तरह से चेतावनी दे रहे हैं, संभव है कि आगे चलकर ये सिचुएशन और भी ज़्यादा हाथ से निकली जाए। यहाँ पर ईरान के सेना प्रमुख ने जो बयान दिया वो भी आपने देखा कि हम इस तरह से अगर एक्सटर्नली प्रोपेगेटेड अगर प्रोटेस्ट होंगे तो हम उसको कर्व करने के लिए अपने जितने भी सख्त कदम होंगे उठाएंगे। 45 लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। स्थिति बिल्कुल टकराव पर पहुंच गया है। अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि किस तरह से इसको जो इंटरनेशनल एजेंसीज है कंटेन करने में कामयाब हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। आशीष, लेकिन एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि अमेरिका ने ये भी धमकी दी है कि प्रदर्शनकारियों पर अगर गोली चलाई गई तो अमेरिका चढ़ाई कर देगा ईरान के ऊपर। इस स्टेटमेंट को कितनी गंभीरता से लेते हैं आप? देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप तो कर रहे हैं ना ऐसा तो है नहीं कि पहली बार। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो स्थिति बनती जा रही है उसको देख करके तो सीधे इमीडिएट अभी जो पास्ट में हुआ है पाकिस्तान में वही दखल अंदाजी दिखती है कि वो तो प्रिपेयर हो रहे हैं, वो तो खुल के बोल रहे हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स पर आप इस तरह से गोलियां चलाएंगे तो हम बाकायदा आकर के आक्रमण करेंगे और कब्जा कर लेंगे। यानी तभी मैं कह रहा हूं मेघा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लार्जर रणनीति का हिस्सा था कि लोगों से प्रोटेस्ट कराएं, मामला यहां तक आए, नौबत यहां तक पहुंच जाए कि अमेरिका को एक विंडो, एक बहाना मिल जाए अंदर घुसने का। देखने वाली बात होगी ये। आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ ईरान में पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों ने अब एक बेहद गंभीर रूप ले लिया है। कल रात को पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, मोबाइल नेटवर्क पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बावजूद ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में एक सरकारी इमारत में आग लगा दी। तेहरान में ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खिलाफ विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने IRGC के पोस्टर में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों अयतुल्ला खमेनी और इस्लामी क्रांति के संस्थापक अयतुल्ला खमेनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के बयान पर खूब चर्चा हो रही है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ट्रेड डील पर बात बन चुकी थी, लेकिन चूंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता
में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया। इससे पहले अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने दावा किया था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। हावर्ड लटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डील तय हो गई थी, सिर्फ पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत होनी थी, लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं किया। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत डील को लेकर सहज नहीं था, इसलिए पीएम मोदी ने फोन नहीं किया और बात नहीं बनी। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बड़ा बस हादसा हो गया है। यहाँ पर एक गहरी खाई में बस गिर गई है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। हादसा संगड़ाह उपमंडल में हरिपुर द्वार इलाके में हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 8 लोगों की जान गई है, इसकी पुष्टि अभी तक सरकार ने की है। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, खाई में गिरी है ये बस, 8 यात्रियों की मौत हो गई है और बाकी इंफॉर्मेशन का इंतजार है अभी। खबर गवाह में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।